गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, और इसको मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सुधार, ठीक है। ये आया क्यों? क्योंकि देखिए 1916 में भारत में एक आंदोलन चलने लगा, नाम था उसका होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन, जो कि एनी बेसेंट और तिलक ने अलग अलग क्षेत्रों में शुरू किया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, और इसमें था कि होम रूल की मांग करी जा रही थी कि भारतीयों को भी अपने शासन में भागीदारी दी जाए। तो इसी वजह से ये आपका एक्ट आया, ठीक है। और इस एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये है क्योंकि इसमें जो मॉन्टेग्यू है ये आपके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, जो कि ब्रिटेन में बैठे हुए हैं और तनख्वाह यहाँ से ले रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी नहीं था, शिप से ही तनख्वाह जाती रही होगी। और दूसरे थे चेम्सफोर्ड साहब, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस वायसराय, दोनों पद इनके पास हैं। जब ये देसी रियासतों के पास जाएंगे तो कहेंगे मैं वायसराय हूँ, एम्बेसडर ऑफ क्वीन, और जब ये भारत जिन क्षेत्रों को जीत रखा वहाँ के लिए तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों चीज़। इसीलिए इस नाम को यहाँ पर दिया गया है। इन्होंने क्या किया, जो इनके प्रांत थे, प्रोविंसेस, जैसे आज हमारे राज्य हैं वैसे ही इनके जो क्षेत्र थे वहाँ पर इन्होंने नए नए प्रोविंसेस बनाए थे, प्रांत। और प्रांत बनाने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था कि नहीं? प्रांत, नए प्रांत बना सकते हैं, किसी की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, सारी चीज़ें इनके पास थी। इन प्रांतों में इन्होंने एक नई व्यवस्था चलाई और उसका नाम था डायरकी, यानी द्वैध शासन, यानी दो प्रकार का शासन। दो प्रकार का शासन। शासन कैसे? क्योंकि देखिए मान लीजिए प्रांत है, प्रोविंस है, तो उसको बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, जैसे कानून व्यवस्था, शिक्षा, एजुकेशन, फॉरेन मैटर्स, है ना। तो इस तरह से तो इन्होंने जितने भी सब्जेक्ट थे जो प्रांतों को मिले हुए थे जिन पर वो काम कर सकता है, जैसे आज भी प्रांतों के पास विषय है कृषि, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब किसके पास है? राज्यों के पास। तो जितने भी विषय थे जिस पर प्रांत में वहाँ की विधानसभा क्या है, कानून वगैरह बना सकती थी, गवर्नर जनरल, उन विषयों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यही डायरकी है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे आज लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है उनको 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, और जो आपका नगर पालिका होती है उसको 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि इन पे आप काम करेंगे। साफ़ सफाई, ड्रिंकिंग वाटर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब होते हैं। तो वैसे ही जो प्रोविंसेस थे उनके पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रिलेशंस, ये सारी चीज़ें सब कुछ था। उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसी को क्या बोला गया? डायरकी, द्वैध शासन। उसमें क्या किया गया? कुछ सब्जेक्ट को रिजर्व कर दिया गया, तो उनको बोला गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट, यानी आरक्षित विषय। और कुछ को रखा गया हस्तांतरित, ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल यानी हस्तांतरित। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो रख दिए गए थे गवर्नर जनरल के लिए कि उस पर सिर्फ कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। तो जितने भी आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो किसके लिए रख दिए गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
देखिए यहाँ पे वायसराय नहीं बोला, इसीलिए क्यों? क्योंकि अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहा है ना, तो इसीलिए आपको कहीं पर भी लिखा हुआ भी मिलेगा कि जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो किसको दिए गए? गवर्नर जनरल, ना कि वायसराय। समझ गए? तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कन्फ्यूज़न रहता है इंटरव्यू वगैरह में, यूपीएससी में तो पूछ भी लेते हैं। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, याद आ रहा ना, एक काउंसिल है उसकी प्लस उसकी काउंसिल, ये मिलकर रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, उस पर क्या बनाएंगे? लॉ, कानून बनाएंगे। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल मिलकर इन पर कानून बनाएगी, और दूसरे इस पर विधान परिषद जो बनाएगी थी, काउंसिल ऑफ स्टेट, उसका कोई वो नहीं होगा। और जो दूसरे वाले मैटर होंगे, इन पर जो विधान परिषद थी जो बनाई गई थी, पहले 12 सदस्यीय बनाई गई थी, याद आ रहा होगा, मैंने 12 मेंबर्स बनाई गई थी नहीं, तो विधान परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट या लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये रखा गया कि जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड नहीं, क्योंकि उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं जो इलेक्शन के थ्रू नहीं आते हैं। तो इसमें बोला गया कि जो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स होंगे उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर उस पर कानून बनाएंगे। कौन बनाएगा? निर्वाचित सदस्य, जो चुन कर आते हैं, चुनाव के माध्यम से जो पहुंचते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्टेड, यानी चुने हुए सदस्य। तो ये बोला गया कि विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, इलेक्टेड मेंबर, वो इन विषयों पर कानून बनाएंगे। इसी को कहा जाता है द्वैध शासन। इसी को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन। जबकि बहुत पहले बंगाल में भी द्वैध शासन चला, लेकिन वो द्वैध शासन ये नहीं था, उसमें ये था कि एक तरफ थे गवर्नर क्लाइव और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब, दोनों मिलकर शासन चलाते थे, उसको वहाँ द्वैध शासन कहा गया था। और यहाँ वाला द्वैध शासन दूसरा है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया, कुछ सब्जेक्ट को रिजर्व कर दिया जो गवर्नर जनरल का पूरा अथॉरिटी है, उसकी काउंसिल बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट दे दिए गए कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जैसे हमारी संसद में आज कानून, कृषि कानून कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है कि नहीं? ये आज हमारी पार्लियामेंट है, समझ लीजिए, उस समय की पार्लियामेंट। तो आज की संसद जो है वो बना रहे हैं, ये चीज़ है। और हमारे यहाँ आज भी संसद में क्या है? लोकसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और राज्यसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। पता है कि नहीं पता है ना? तो अब लोकसभा वाले एंग्लो इंडियंस को तो हटा दिया गया, तो राज्यसभा में अभी भी नॉमिनेटेड मेंबर आपको मिलेंगे। नॉमिनेटेड का मतलब होता है उनका चुनाव नहीं होता है ना, उनको किसी फील्ड से चुन लिया गया, कि जैसे भैया इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज लेना तो अक्षय कुमार को ले लिया, ऐसे, है ना। म्यूजिक की उससे लेना है तो लता मंगेशकर को बना दिया, हेमा मालिनी को बना दिया, ये सारी चीज़ें, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर कहलाते हैं। और जो चुनाव जीतते, जिसमें आप जाकर वोट देते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स कहलाते हैं। तो ये वाले विषय किसको दे दिए गए हैं? इलेक्टेड मेंबर्स को, ये याद रखिएगा। और ये 1919 का अधिनियम है भारत, इसमें इस एक्ट में एक प्रोविज़न या प्रावधान रखा गया